देखो बाबू, एक बार अपने आप से सवाल करो, क्या तुम कोई बहुत बड़े अमीर परिवार से हो? क्या तुम्हारे पिताजी महीने के लाखों कमा रहे हैं? देखो, जवाब तुम भी अच्छे से जानते हो, तुम कोई बहुत बड़े अमीर घर से नहीं हो और ना ही तुम्हारे पिताजी महीने के लाखों कमा रहे हैं। एक बार उनसे जाकर पूछो तो सही, उनकी सारी उम्मीदें तुम पर लगी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा करियर बनाने में लगा दी है और तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप के उन सभी सपनों को मिट्टी में मिला रहे हो जिन सपनों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव लगा दी। क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है? तुम जब भी किताबें उठाते हो और पढ़ने के लिए बैठते हो, तुम्हारा पूरा मन होता है पढ़ने का। तुम सोचते हो कि इस बार तुम क्लास को टॉप करोगे, लेकिन तभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसने तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद करके रखा है। जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तब पता नहीं क्यों हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। बस 5 मिनट शॉर्ट्स देख लेता हूँ, थोड़ी रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फिर पढ़ाई शुरू। और फिर वो 5 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं, 10 मिनट आधा घंटा बन जाता है, और आधा घंटा कब पूरा दिन खा जाता है पता ही नहीं चलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें गिल्ट भी होता है, यार आज तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन अगली ही शाम वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, वरना अपनी जिंदगी की बर्बादी के लिए तैयार रहना। रोहित की जेब में मोबाइल था, लेकिन महीनों से उसमें रिचार्ज नहीं था। हर बार जब वो पिताजी से पैसे मांगता, जवाब यही मिलता, तेरे पड़ोसी सब नौकरी पे लग गए हैं और तू अभी तक घर पर बैठा है। ये शब्द रोहित के सीने पर पत्थर की तरह गिरते थे। उसके दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में जॉब के ऑफर लेटर की फोटो डालते, कोई नई बाइक खरीद रहा था, कोई शहर में रूम ले रहा था, और रोहित वो बस अपने छोटे से गांव में एक टूटी कुर्सी पर बैठकर सपना देखता कि काश उसकी भी जिंदगी बदल जाए। एक दिन थककर उसने पास के शहर में इंटरव्यू दिया। कपड़े उसने अच्छे पहन रखे थे, फॉर्मल शर्ट, पॉलिश किए जूते। लेकिन जब मैनेजर ने पूछा तुम्हें क्या आता है, तो रोहित की जुबान लड़खड़ा गई। इंटरव्यू खत्म होने से पहले ही साफ शब्दों में उसे मना कर दिया गया। उस रात रोहित पहली बार सचमुच रोया। उसके आंसू सिर्फ असफलता के नहीं थे, बल्कि इस डर के थे कि शायद जिंदगी इसी अंधेरे में कट जाएगी। लेकिन उसी शहर के एक कोने में लोग कहते थे, एक बाबा रहते हैं जो जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। कहते हैं जिसने भी उनके 10 नियम सीखे, वो गरीबी से उठकर अमीरी की तरफ चला गया। रोहित ने ठान लिया कि अगली सुबह वो बाबा से मिलेगा। सुबह का धुंधला उजाला था। रोहित एक पुराने मंदिर जैसी जगह पहुंचा। अंदर धूप और अगरबत्ती की खुशबू थी। दीवारों पर पुरानी किताबें और अखबारों की कटिंग्स चिपकी हुई थीं। कुछ स्टॉक मार्केट की खबरें, कुछ अमीर लोगों की तस्वीरें। बाबा सफेद कपड़े में बैठे, उनकी आंखें गहरी और चेहरे पर रहस्यमयी सन्नाटा था। रोहित ने कांपते हुए कहा, बाबा मुझे अमीर बनना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, न स्किल, न नौकरी, न पैसे, बस सपने हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। अमीर बनने का रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं गुजरता, लेकिन अगर तू मेरे बताए 10 नियम सीख ले तो जिंदगी बदल जाएगी। पर याद रख, हर नियम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, तुझे उन्हें जीना होगा। रोहित ने सिर झुका लिया। बाबा मैं तैयार हूँ। पहला नियम, एक गलती और जिंदगी भर गरीब। बाबा ने एक पुरानी डायरी खोली और बोले, पहला नियम है, पैसा कभी आलसियों को पसंद नहीं करता। अगर तू दिन भर सोशल मीडिया पर पड़ा रहेगा तो पैसा तुझसे दूर भागेगा। फिर उन्होंने पास रखी एक कहानी सुनाई। कभी एक बंदर था जो खेतों में काम करने के बजाय पेड़ों पर बैठकर दूसरों को देखता रहता। वो सोचता था जब मेरे पास ताकत है तो मैं क्यों मेहनत करूं। लेकिन धीरे धीरे दूसरे बंदरों ने फल इकट्ठे कर दिए और उसने खाली डाल चबानी शुरू कर दी। जिंदगी भी ऐसे ही है, अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो मौके तुझसे छिन जाएंगे। रोहित की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे याद आया उसने कितने घंटे फोन पर बर्बाद किए थे। बाबा की आवाज गूंज रही थी, आज से तय कर दिन का पहला घंटा खुद को दे, पढ़ाई को, किताब को, नई स्किल सीखने को। पैसा उसी को मिलता है जो सुबह से रात तक उसका पीछा करता है। रोहित ने डायरी में लिख लिया, रूल 1, पैसा आलसी को पसंद नहीं करता। और तभी बाबा ने कहा, अब अगले नियम के लिए तुझे एक टास्क पूरा करना होगा। वो टास्क आसान नहीं है, पर जब तक तू उसे पूरा नहीं करेगा अगला रास्ता नहीं खुलेगा। रोहित की धड़कन तेज हो गई। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रोहित अगर तू अमीर बनना चाहता है तो पहला सबक मेहनत का है, पर मेहनत अकेले काफी नहीं है। अब तुझे समझना होगा कि सिर्फ पसीना बहाने वाले मजदूर कभी अमीर नहीं बनते। रोहित चौंक गया, मतलब मेहनत बेकार है? बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, मेहनत जरूरी है, पर असली खेल ये है कि तू अपनी मेहनत के पैसों को कहाँ भेजता है। पैसा इंसान जैसा है, अगर तू उसे घर में बंद कर देगा तो वो धीरे धीरे दम तोड़ देगा, लेकिन अगर तू उसे बाहर दुनिया में काम पे लगाएगा तो वो तेरे लिए और पैसा कमा कर लाएगा। पहला टास्क, बाबा ने उसे एक कागज थमाया। उसमें लिखा था, आज से तुझे अपनी जेब खर्च का 10% बचाना है और हर हफ्ते वो पैसा किसी काम में लगाना है, चाहे किताब खरीदनी हो, चाहे छोटी सी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करनी हो,
या क्रिप्टो का छोटा सा शेयर लेना हो, पर ध्यान रखना पैसा खर्च नहीं करना, लगाना है। रोहित हक्का बक्का रह गया। बाबा मेरे पास तो खुद खाने के पैसे नहीं होते, मैं इन्वेस्ट कहाँ से करूं? बाबा ने कहा यही तो असली टास्क है। तेरी दिक्कत पैसे की कमी नहीं है, तेरी दिक्कत यह है कि तू खर्च और निवेश में फर्क ही नहीं समझता। लोग जूते महंगे खरीदते हैं, फोन का कवर 500 का लेते हैं, पर नॉलेज में RS100 लगाने से डरते हैं। याद रख, गरीब वही होता है जो पैसे को दिखावे में मारता है। दूसरा नियम, रूल 2 है, पैसा हमेशा मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर तू उसे बस जेब में रखेगा तो वो घटेगा, अगर बैंक में रखेगा तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर सही जगह लगाएगा तो पैसा बच्चे पैदा करेगा। बाबा ने हाथ से इशारा किया और पास की दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाई। उसमें लिखा था 2009 में जिसने RS1000 का बिटकॉइन खरीदा उसकी वैल्यू कुछ सालों में करोड़ों हो गई। रोहित ने अखबार देखा और सोच में पड़ गया। मतलब छोटी सी रकम भी बड़ा पैसा बन सकती है? बाबा ने कहा हाँ, पर शर्त यह है कि पेशेंस होना चाहिए। लोग सोचते हैं आज इन्वेस्ट किया कल अमीर बन जाऊंगा, ये लालच है। सच्चा इन्वेस्टर वही है जो बीज बोकर सालों तक पानी देता है। बीज आज बोगे, फल आने में वक्त लगेगा, लेकिन जब फल आएगा तो तेरा पूरा गांव उसकी छांव में बैठेगा। उस दिन बाबा ने रोहित को मंदिर से बाहर भेजा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक पुराने दोस्त अमित से हुई। अमित ने नए कपड़े पहन रखे थे, हाथ में बाइक की चाबी थी। रोहित ने पूछा कहाँ से आए ये सब? अमित हंसकर बोला भाई मुझे प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई है, सैलरी ठीक है, EMI पे बाइक ले ली, जीवन सेट है। रोहित बस चुप हो गया। दिल के अंदर एक अजीब सी जलन थी। मेरा दोस्त EMI में बाइक ले रहा है और मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि रिचार्ज कैसे करूँ। लेकिन तभी बाबा की आवाज उसे याद आई। असली जीत EMI से बाइक खरीदने में नहीं है, बल्कि EMI से अपना भविष्य खरीदने में है। EMI बाइक की हो तो तू सड़कों पे दौड़ेगा, पर EMI अगर नॉलेज की हो तो तू जिंदगी भर अमीर दौड़ेगा। उस रात रोहित ने तय कर लिया, अब चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे कोई स्टॉक या क्रिप्टो का छोटा फ्रैक्शन। उसने डायरी में लिख लिया, रूल 2, पैसा हमेशा मल्टीप्लाई होना चाहिए। रोहित लिख ही रहा था, तभी बाबा ने अचानक उसे रोका और कहा जिंदगी का सच ये है कि हम सब किसी न किसी गेम बोर्ड पे खेल रहे हैं। कुछ लोग गेम को खर्च के मोहरों से खेलते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के मोहरों से। फर्क सिर्फ इतना है कि खर्च वाले हर चाल पर हारते हैं और इन्वेस्टमेंट वाले धीरे धीरे जीत जाते हैं। रोहित अब अगले नियम के लिए तैयार था, लेकिन बाबा ने मुस्कुराकर कहा तीसरा नियम तभी खुलेगा जब तू अपनी पहली कमाई से इन्वेस्ट करेगा, न कि पिताजी के दिए पैसों से। रोहित की आंखों में सवाल था, मैं कमाई करूंगा कहां से? और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। सुबह धूप ने मंदिर की प्राचीन खिड़कियों पर हल्की लकीरें डाल दी थीं। रोहित के हाथ में अभी भी वही डायरी थी जिस पर पहले 2 नियम लिखे थे। बाबा ने कहा था अपनी पहली कमाई से ही अगला नियम खोलूंगा, पिता का दिया धन स्वीकार मत करना। वो वचन रोहित के दिल में तख्ती की तरह अंकित था। अब वक्त था उसे पूरा करने का। पहला कदम आसान नहीं था। शहर में छोटे छोटे काम थे, पर वे सब शर्म और घमंड के सामने हार जाते थे। रोहित ने देखा कि कॉलेज में हर बार पेपर के पास एक ही चीज रिपीट होती है। लोग अच्छे नोट्स, ठीक से टाइप किए असाइनमेंट और तैयार रिज्यूमे चाहते हैं, पर उन चीजों के लिए समय नहीं होता। एक छोटा सा विचार उसके दिमाग में आया, नोट्स बनाकर बेचूं, असाइनमेंट फॉर्मेट करके पैसे लूं। सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने अपनी बचाई हुई छोटी रकम और कुछ दोस्तों से उधार लेकर एक हो 50 रुपए का एक पैकेट कागज और RS50 का इंटरनेट रिचार्ज लिया। उसने 2 घंटे बैठकर अपने तरीके से एक टॉपिक वाइज कंसाइज नोट बनाया, साफ पॉइंट बाय पॉइंट, उस तरीके से जो उसे खुद समझ आता था। पहले ग्राहक वही अमित, दोस्त जिसने हाल ही में बाइक ली थी और अब परेशान था क्योंकि उसकी नौकरी में पहला प्रोजेक्ट अंग्रेजी में रिपोर्ट मांग रहा था। अमित ने हंसकर कहा तू भी कोई हसल ढूंढ ले। पर जब उसकी डेडलाइन करीबी आई, उसने रोहित से मदद मांगी और इस बार उसने पेमेंट करने में हिचक नहीं दिखाई। रोहित ने नोट बेच दिए, 5 कॉपी 40-40 रुपए की और एक छोटा फॉर्मेट सर्विस 100 रुपए पर दिया। पहली कमाई कुल मिली 300 रुपए। ये छोटा सा रकम उसके लिए सचमुच में दुनिया जैसा था। उसने दिल में महसूस किया, ये पैसा मेरे जतन का है। बाबा ने कहा था पहली कमाई से इन्वेस्ट करो, दिखावे में नहीं। रोहित ने वही किया। उसने एक 50 रुपए उसी डायरी पर चिपकी छोटी सी सूची में लगाया। एक ऑनलाइन माइक्रो कोर्स का सस्ता बैच जो रोजाना 1 घंटा पढ़ने पर रेज्यूमे राइटिंग और बेसिक एक्सेल सिखाता था। बाकी 50 रुपए उसने बैंक में अलग बॉक्स में रखा। कुछ हफ्तों में फर्क दिखा। कोर्स की वजह से उसने अपनी नोट्स को थोड़ा प्रोफेशनल बना दिया और उसी इवनिंग उसने एक और छोटा सा काम लिया। 2 जूनियर्स को इंटरव्यू प्रेप सिखाई। प्रति सत्र 250 रुपए। 1 महीना चला और उसकी छोटी सी कोशिश 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट को बदलकर 12 रुपए बना गई। यहाँ पर असली बात यही थी, उसने पैसा सीधे शो ऑफ में नहीं लगाया, उसने पैसे को अपने स्किल में लगाया और स्किल ने पैसा मल्टीप्लाई कर दिया।
यही वो हाई आरपीएम का मतलब था बाबा की भाषा में। कम समय में अच्छा रिटर्न पर मेहनत और दिमाग लगाकर। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, रूल 3, पहली कमाई को दिखावे में मत मिटाओ, उसे अपनी क्षमता बढ़ाने में लगाओ। पहला पैसा तुझे दिखाता है कि तू कर सकता है। अगर तू उसे बाहर की चमक दमक में उड़ा देगा तो आत्मा भी खो जाएगी और पैसा भी। बाबा ने आगे समझाया, तो स्टॉक और क्रिप्टो नाम बड़े हैं पर वे तब काम आते हैं जब तेरी कमाई और कैपेबिलिटी स्टेबल हो। पहले अपने हाथ मजबूत कर, स्किल बढ़ा, स्मॉल विंस जुटा, तब असली निवेश से रिटर्न मिलता है। रोहित के मन में एक नई क्लैरिटी आई। पैसा सिर्फ नंबर नहीं था, वो विकल्प था, गलत दोस्त कोर्ट में वेस्ट करने का या खुद को खड़ा करने का। उसने डायरी में रूल 3 बड़ी हरफों से लिखा और नीचे छोटी गाइड लिखी, 50% स्किल इन्वेस्ट, 30% बचत, 20% छोटा रिवॉर्ड, सेल्फ मोटिवेशन। बाबा ने आखिर में कहा, अच्छा किया, तीसरा नियम खुल गया, पर चौथा तभी मिलेगा जब तुम अपनी छोटी सी फ्रीलांसिंग कमाई को 2 गुना करोगे और प्रूफ दिखाओगे। रोहित ने आंखें चमकाई। न सिर्फ पैसा चाहिए था बल्कि अब रास्ता भी साफ दिख रहा था। पर बाबा की आखिरी पंक्ति में फिर वह पुराना सस्पेंस था, 2 गुना कैसे करोगे? और शहर की हवा में वही सवाल गूंजता रहा, क्या रोहित अगला कदम उठा पाएगा? रोहित के कानों में अभी भी बाबा की वही आवाज गूंज रही थी, पैसा तभी टिकता है जब उसे बढ़ाना सीखा जाए। 1200 रुपए की वह रकम अब उसके लिए सिर्फ रकम नहीं बल्कि एक कसौटी थी। उसने सोचा कि पहले की तरह नोट्स बेचकर काम चला लेगा, मगर इस बार कुछ और करना होगा। सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी दिखानी होगी। अगले ही दिन उसने अपने जूनियर लड़कों के बीच एक छोटी सी कक्षा ली, लेकिन तभी एक ने सवाल कर दिया, भैया जब मोबाइल पर मुफ्त वीडियो और नोट्स मिल जाते हैं तो तुम्हें पैसे क्यों दें? यह सुनते ही रोहित के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। घर लौटकर वह फिर बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुस्कुराए और बोले, लोग मेहनत पर नहीं, हल पर पैसे देते हैं। मेहनत दिखाना अलग बात है, पर किसी की समस्या सुलझाना ही असली ताकत है। उस रात रोहित ने गहरी सोच में डूबकर नया रास्ता निकाला। उसने तय किया कि वह अब केवल कॉपी या कागज नहीं देगा बल्कि पूरा ढांचा देगा, जैसे हफ्ते में 2 बार शंका समाधान, छोटे छोटे अभ्यास पत्र और परीक्षा से पहले एक योजना। उसने इसका नाम रखा पैकेज, और इसके बदले उसने 250 रुपए मांगे। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई नहीं लेगा, पर धीरे धीरे 3 छात्रों ने उसका यह पैकेज खरीद लिया। उन्हें यह लगा कि यह केवल कागज के टुकड़े नहीं बल्कि सफलता तक पहुंचने का साफ रास्ता है। रोहित ने महसूस किया कि असली खेल यही है। लोग दिखावे पर खर्च नहीं करते, वे उस चीज पर खर्च करते हैं जो उन्हें जल्दी और साफ नतीजा दे। यही असली तेज रफ्तार कमाई है, मतलब कम समय में अधिक असर। इसी बीच उसे अपना पुराना साथी अमित मिला। अमित बोला, कंपनी में पदोन्नति का मौका था, पर आत्मविश्वास की कमी से हाथ से निकल गया। रोहित चुप हो गया। उसे लगा कि अगर उसने भी अपने ऊपर थोड़ा निवेश न किया होता तो शायद वही हाल उसका भी होता। उसने जाना कि पैसे को सही जगह लगाना ही असली कुंजी है। बाबा ने उसी दिन चौथा नियम बताया, धन हमेशा उस ओर भागता है जहाँ मूल्य होता है। जो चीज दूसरों का बोझ हल्की कर दे वही टिकती है। रोहित ने अपने लिए कुछ नियम बना लिए। मुफ्त चीज तब तक मत देना जब तक उसमें ढंग और परिणाम न हो। हर चीज में कोई ठोस नतीजा होना चाहिए, और सबसे जरूरी, हर बार लोगों से राय लेकर अगली बार और अच्छा करना चाहिए। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसकी मेहनत केवल पढ़ाने तक नहीं रही, अब वह दिशा देने लगी। और जब मेहनत दिशा बन जाती है तभी वह लोगों के जीवन में जगह बनाती है। लेकिन बाबा ने जाते जाते एक वाक्य और कह दिया, अच्छा है तूने मूल्य बनाना सीखा, अब देखना अगली चुनौती और कठिन होगी, क्योंकि कभी कभी पैसा ही इंसान को अपनी तरफ खींचने लगता है। सवाल यह है कि तू पैसे को संभालेगा या पैसा तुझे। रोहित यह सुनकर सन्न रह गया। वह सोचने लगा, क्या आगे आने वाला सबक उससे सिर्फ पैसा बढ़ाने की मांग करेगा या उसके धैर्य और संयम की भी परीक्षा लेगा? कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद रोहित की जिंदगी थोड़ी संभलने लगी थी। अब वह केवल गुजारे भर नहीं बल्कि धीरे धीरे बचत करने लायक भी कमा रहा था। उसके पास कुछ 1000 रुपए इकट्ठे हो चुके थे। पहली बार उसके मन में यह एहसास आया कि शायद अब जिंदगी उसकी पकड़ में आने लगी है। लेकिन पैसा जितना सुकून देता है उतना ही इम्तिहान भी लेता है। गांव के एक लड़के ने उसे ताना मारा, अबे तू इतना कमा रहा है, कभी बढ़िया मोबाइल क्यों नहीं लेता? जरा सोशल मीडिया पर भी चमक दिखा, लोग देखेंगे कि तू कितना आगे बढ़ रहा है। उस ताने ने रोहित को भीतर से हिला दिया। अगले ही दिन वह मोबाइल की दुकान पर जाकर नए फोन की कीमत पूछ आया। हाथ में रखे पैसों को बार बार गिनते हुए उसके मन में वही ख्याल घूम रहा था, क्यों ना ले लूं, लोग भी देखेंगे कि अब मैं बदल गया हूँ। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसके कानों में बाबा की आवाज गूंज उठी। अगले दिन वह सीधा बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रोहित,
क्या पैसों ने तुझे खींचना शुरू कर दिया? रोहित ने चुपचाप सिर झुका लिया। बाबा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद गंभीर स्वर में कहा, 5वां नियम सुन ले, पैसा जितना तुझे ऊपर ले जा सकता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू पैसे को चला रहा है या पैसा तुझे चला रहा है। बाबा ने उसके सामने एक छोटा सा काम रख दिया। इन पैसों से अभी कुछ मत खरीद, इन्हें 3 हिस्सों में बांट दे। पहला हिस्सा अपनी जरूरतों के लिए, दूसरा किसी सीखने वाली चीज पर और तीसरा बचत में। अगर तू ये 3 हिस्से बांटकर चला पाएगा तो पैसा तेरा सेवक बनेगा, वरना वही तेरा मालिक। शुरुआत में रोहित को यह बात समझ में नहीं आई, पर उसने बाबा की बात मान ली। उसने जमा की हुई राशि में से थोड़ा घर भेजा ताकि माँ पिताजी की मदद हो सके। कुछ पैसों से उसने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिसमें उसे बताया जा रहा था कि पढ़ाई को और आसान कैसे बनाया जाए, और बाकी रकम उसने घर के पुराने संदूक में डाल दी। पहले पहले ये सब उसे अजीब लगा। दिल बार बार कहता ही, नया मोबाइल ले ले, कुछ कपड़े ले ले, लेकिन हर बार उसके कानों में बाबा की वही बात गूंज जाती, पैसा तेरा सेवक है, मालिक नहीं। इसी बीच एक मोड़ आया। उसका पुराना दोस्त अमित, जिसने कंपनी में पदोन्नति का मौका खो दिया था, नया मोटरसाइकिल लेकर गांव आया। चारों तरफ बच्चे बड़े उस बाइक को घेरे खड़े थे, सब तारीफ कर रहे थे। रोहित के मन में हलचल मच गई। मेरे पास भी तो पैसे थे, मैं भी दिखा सकता था, लोग मेरी भी तारीफ करते। लेकिन उसी पल उसके मन ने दूसरा सवाल किया, अगर मैंने भी यही किया तो मैं अमित से अलग कैसे रहूंगा? क्या मैं भी उसी भीड़ में खो नहीं जाऊंगा? यह सोचकर उसका सीना भारी हो गया। उसे साफ महसूस हुआ कि पैसे का असली मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है। असली ताकत जेब में पैसे होने में नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह इस्तेमाल करने में है। रात को बाबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक वाक्य छोड़ दिया, पैसे को बचाना और सही जगह लगाना ही असली हुनर है। वरना बहुतों ने पैसा तो कमाया लेकिन खो दिया। याद रख, आदमी अपने खर्च से पहचाना जाता है। इस वाक्य ने रोहित को अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आ गया कि असली इम्तिहान जेब से ज्यादा दिल और दिमाग का है। अगर मन बहक गया तो जेब कभी भरी नहीं रह सकती। उस रात उसने तय किया कि आगे से हर रुपए का हिसाब रखेगा। कौन सा रुपया कहाँ गया, क्यों गया, ये सब उसकी डायरी में दर्ज होगा। वह समझ चुका था कि पैसा केवल सुविधा नहीं है, बल्कि एक कसौटी है जो इंसान के इरादे की असलियत दिखा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाबा ने जाते जाते उसे अगली परीक्षा का संकेत दिया। अच्छा है, तूने अपने मन को काबू में कर लिया, लेकिन अब तुझे दूसरों के मन को समझना होगा, क्योंकि अमीर वही बनता है जो दूसरों की चाहत को पढ़ ले। यह सुनकर रोहित की धड़कन तेज हो गई। दूसरों की चाहत, इसका मतलब क्या है? और अगली परख कैसी होगी? क्या अब तक की मेहनत काफी होगी या यह इम्तिहान और कठिन निकलेगा? उसके भीतर फिर वही बेचैनी जाग उठी और कहानी यहाँ रुक गई। अगले पाठ के इंतजार में रोहित ने जब पैसों को संभालना सीखा तो उसके मन में एक नई ताकत आई। अब उसे लगता था कि वह अपनी जिंदगी पर काबू पा रहा है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी राहत महसूस करने लगा, बाबा ने अगला नियम उसके सामने रख दिया। बाबा ने कहा, अब तक तूने सीखा कि अपने मन को कैसे काबू में रखना है, लेकिन अमीर बनने की असली परीक्षा ये नहीं है कि तू खुद क्या चाहता है, बल्कि यह है कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं। जो दूसरों की चाहत समझ लेता है वही आगे निकल जाता है। रोहित ने भौहें चढ़ा ली। लेकिन बाबा, दूसरों की चाहत मैं क्यों समझूं? मुझे तो अपनी जरूरतें ही पूरी करनी है। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो फर्क है बेटा। गरीब इंसान बस अपनी जरूरत पूरी करता है, लेकिन जो अमीर होता है वह दूसरों की जरूरत को पूरा करता है। जरा सोच, सबसे बड़ा दुकानदार, सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा नेता, सब वही बनता है जो दूसरों की चाहत को पहचान लेता है। यह बात रोहित के दिल को लगी। उसी दिन उसने तय किया कि वह आसपास के लोगों को गौर से देखेगा। गांव में ही एक छोटी सी घटना ने उसे पहला इशारा दिया। खेत से लौटते समय उसने देखा कि बच्चे मिट्टी के ढेले से क्रिकेट खेल रहे थे। बैट की जगह लकड़ी की पुरानी पट्टी और गेंद की जगह लुढ़कता हुआ पत्थर। बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे, लेकिन बार बार झगड़ भी रहे थे कि गेंद सही नहीं उछलती। रोहित को उस पल एहसास हुआ, इन बच्चों की असली चाहत क्या है? खेलना तो है, लेकिन सही सामान नहीं है। अगले हफ्ते जब उसने अपनी बचत में से थोड़ा हिस्सा निकाला तो पास के शहर से सस्ती रबड़ की गेंदें और लकड़ी के बैट लेकर आया। गांव में लौटकर उसने बच्चों को खेलते हुए देखा और उन्हें चुपचाप वह सामान थमा दिया। बच्चों के चेहरे पर जो चमक आई वह रोहित के लिए किसी दौलत से कम नहीं थी। उसी वक्त बाबा पास आकर बोले, समझा, दूसरों की चाहत जानना यही है। तूने बच्चों की आंखों में उनकी कमी पढ़ ली। ये हुनर अगर तुझ में बैठ गया तो तू कहीं भी जाएगा, लोग तुझे ढूंढेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी जरूरत पूरी करने वाले इंसान की तलाश में रहता है। धीरे धीरे रोहित ने यह बात हर जगह आजमाना शुरू किया। मोहल्ले में लोग किस चीज की शिकायत करते हैं, कौन सी चीज की कमी सबसे ज्यादा खटकती है, वह इन सबको ध्यान से नोट करता। कभी पानी की लाइन समय पर नहीं आती
तो कभी दुकान वाला जरूरत की चीज समय पर नहीं देता। उसके मन में एक नया सवाल उठता, अगर मैं इन कमियों को पूरा कर दूं तो लोग मेरे पास क्यों नहीं आएंगे, और अगर लोग मेरे पास आएंगे तो यही तो अमीरी की असली शुरुआत है। लेकिन इस रास्ते में भी धोखा छिपा था। कई बार लोग ऐसी चीज की चाहत जताते जो असल में उनकी जिंदगी में जरूरी नहीं होती। एक बार गांव का एक नौजवान बोला, काश यहाँ भी शराब की दुकान खुल जाती तो मजा आ जाता। रोहित का मन बहकने लगा। उसे लगा कि यह काम तो आसान है और पैसा भी झटपट मिलेगा। मगर उसी वक्त उसे बाबा की बात याद आई, हर चाहत पूरी करना समझदारी नहीं है। असली अमीरी तभी है जब तू वही पूरा करे जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि बिगाड़ दे। यह सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली। उसे समझ आया कि दूसरों की चाहत को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है यह जानना कि किस चाहत को पूरा करना है और किसे नजरअंदाज कर देना है। उसने बाबा से आखिरी सवाल किया, तो क्या यही अमीर बनने का राज है, दूसरों की चाहत समझना? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो बस शुरुआत है। दूसरों की चाहत को समझना तुझे लोगों के दिलों तक ले जाएगा, लेकिन असली मंजिल तब मिलेगी जब तू अपनी चाहत और दूसरों की चाहत दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा। तभी तेरा सफर मुकम्मल होगा। रोहित देर तक सोचता रहा, क्या मैं इस संतुलन को सीख पाऊंगा और आगे कौन सा इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा है। कहानी यहाँ थम गई, लेकिन रोहित की आंखों में अब पहले से भी ज्यादा सवाल थे। बाबा की बात ने रोहित को भीतर तक हिला दिया थी। दूसरों की चाहत समझना आसान है, लेकिन असली खेल संतुलन का है। यह वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहा। उस रात वह नींद में भी सोचता रहा, अगर वह हर किसी की चाहत पूरी करेगा तो अपने सपनों का क्या होगा। अगर वह सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागेगा तो लोग उसे छोड़ क्यों नहीं देंगे। सुबह वह बाबा के पास फिर पहुंचा। बाबा, संतुलन कैसे बनाऊं? मुझे तो लग रहा है कि या तो मैं अपने सपनों को कुर्बान कर दूंगा या फिर लोगों की उम्मीदों को तोड़ दूंगा। बाबा ने उसे गौर से देखा और पास पड़ी मिट्टी में एक सीधी लकीर खींच दी। फिर उसके दोनों किनारों पर छोटे छोटे पत्थर रख दिए। देख बेटा, ये लकीर तेरी जिंदगी है। एक तरफ तेरी इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ लोगों की जरूरतें। अगर तू किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाएगा तो ये लकीर टूट जाएगी। रोहित चुप रहा। वह समझ चुका था कि संतुलन का मतलब है अपनी जिंदगी को बिगाड़े बिना दूसरों की मदद करना। इसी सोच के साथ उसने गांव में एक नया प्रयोग शुरू किया। कई लोग खेती में मेहनत तो करते थे, पर उनका अनाज सही दामों में बिकता नहीं था। बिचौलिए सारा लाभ ले जाते थे। रोहित ने सोचा, अगर मैं इन्हें शहर तक सीधी पहुंच दिला दूं तो सबका फायदा होगा और मेरा भी। उसने किसानों से बात की। कुछ ने हंसकर कहा, तू कौन सा बड़ा व्यापारी बन जाएगा, शहर वाले तुझसे क्यों खरीदेंगे। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाई और पहली बार खुद शहर जाकर अनाज बेचा। दाम वाकई ज्यादा मिले। वह किसानों के पास लौटा और बोला, देखो, अगर हम सब मिलकर ये काम करें तो बिचौलियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। किसानों की आंखों में उम्मीद चमकी। यही वह संतुलन था। दूसरों की जरूरत भी पूरी हो रही थी और रोहित की अपनी कमाई भी बढ़ रही थी। लेकिन हर रास्ते पर कांटे होते हैं। गांव के एक अमीर जमींदार को यह बात खटकने लगी। वह खुद बिचौलियों से मिला हुआ था। उसने रोहित को बुलाया और कहा, लड़के, ये काम बंद कर दे। तू यहाँ का नियम बिगाड़ रहा है। अगर तूने ऐसा किया तो तुझे पछताना पड़ेगा। रोहित डर गया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। वह बाबा के पास भागा और बोला, बाबा, अब क्या करूं? अगर मैं ये काम बंद कर दूंगा तो गांव वाले फिर से लुटेंगे, और अगर जारी रखूंगा तो जमींदार मुझे नुकसान पहुंचा देगा। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, यही तो 7वां पाठ है बेटा। संतुलन का मतलब डर से समझौता करना नहीं होता। अगर तेरी राह सही है और लोगों का भला उसी में है तो तू पीछे मत हट। लेकिन ध्यान रख, इस जंग में तेरा सबसे बड़ा हथियार है सच्चाई और धैर्य। रोहित ने सोचा, अगर मैं डर कर पीछे हट गया तो न तो अपने सपनों को बचा पाऊंगा और न ही गांव वालों को। उसने ठान लिया कि चाहे कितना भी कठिन हो वह यह काम जारी रखेगा। धीरे धीरे गांव के और किसान उसके साथ जुड़ते गए। अनाज अब सीधे शहर जा रहा था, दाम अच्छे मिल रहे थे और गांव वालों की जिंदगी संवरने लगी। जमींदार ने कई बार धमकाया, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा गांव रोहित के साथ खड़ा है तो उसकी चालें कमजोर पड़ गईं। उस रात बाबा ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, यही संतुलन है। तूने अपनी कमाई भी बनाई और गांव वालों की मदद भी की। अगर तू सिर्फ खुद की सोचता तो डर कर भाग जाता। अगर सिर्फ गांव वालों की सोचता तो अपनी मेहनत की कीमत खो देता। लेकिन तूने दोनों को साथ लेकर चला। रोहित की आंखों में चमक आ गई। अब उसे महसूस हुआ कि अमीरी सिर्फ जेब में पैसे होने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास और उनका साथ होना भी असली दौलत है। लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठ रहा था, अगर संतुलन बनाने से अमीरी मिलती है तो फिर अगले कदम पर मुझे क्या सीखना होगा? बाबा चुपचाप मुस्कुराए। तेरे सवाल का जवाब अगले पाठ में मिलेगा।
बेटा अब तू तैयार है एक और गहरी सीख के लिए। गांव में अब रोहित का नाम फैलने लगा था। लोग कहते को ये लड़का तो अलग है, न लालच में फंसता है न डर में झुकता है। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही, पास के कस्बों से भी लोग उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन यही पहचान उसके लिए अगली परीक्षा बन गई। एक दिन कस्बे के दो लोग उसके पास आए। एक बोला, रोहित हमें पता चला है कि तू ईमानदार है और मेहनती भी। हमारे पास जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका है, तू बस हमारी तरफ देख ले, हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। उन्होंने एक चमकदार योजना बताई। लोगों से पैसा जमा करवा लो, हम उन्हें दुगना करके लौटाएंगे। असल में लौटाना कुछ नहीं है, पहले वालों को बाद के पैसों से दे देंगे। जब तक पकड़े जाएंगे हम सब लाखों कमा चुके होंगे। रोहित चौंक गया। पहली बार उसे ऐसा लालच मिला था जो सुनने में आसान और मीठा लग रहा था। उसने सोचा, अगर मैं सच में यह कर लूं तो मेरे पास तो तुरंत बहुत पैसा आ जाएगा, माँ पिताजी को आराम, खुद के लिए सब कुछ। शायद यही सबसे तेज रास्ता है। लेकिन उसी पल बाबा की बात याद आई। सही रास्ता लंबा होता है पर टिकाऊ होता है, गलत रास्ता छोटा होता है पर गड्ढे में गिरा देता है। वह बाबा के पास भागा और सब कुछ बता दिया। बाबा ने आंखें बंद करके कहा, यही 8वां पाठ है रोहित, समझ ले, तेज पैसा कभी भी स्थायी नहीं होता। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर देते हैं। याद रख, पैसा केवल मेहनत से नहीं, नियत से भी कमाया जाता है। बाबा ने पास रखी एक पुरानी किताब खोली और उसे एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जिसने लोगों से कहकर बहुत सारा सोना जमा कर लिया। शुरू में सबको दोगुना लौटाता भी रहा, लोग उस पर और भरोसा करने लगे। लेकिन एक दिन उसकी नीयत डगमगाई। उसने सोचा, इतना सोना क्यों लौटा, अपने पास रख लेता हूँ। बस उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया। लोग उसका पीछा करने लगे, उसका नाम मिट गया और उसका सारा सोना भी छिन गया। रोहित ध्यान से सुन रहा था। बाबा आगे बोले, पैसा कमाना आसान है पर विश्वास कमाना मुश्किल, और एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर कोई दौलत नहीं बचती। बाबा ने उसे एक काम सौंपा, तू इन दोनों आदमियों को साफ साफ जवाब दे दे, लेकिन केवल ना मत कहना, उन्हें यह भी समझाना कि झूठे पैसों से बनी जिंदगी रेत पर खड़े मकान जैसी होती है, पहला तूफान आते ही ढह जाती है। रोहित के सामने बड़ी चुनौती थी। उसने दोनों लोगों को बुलाया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारा तरीका आसान लगता है, पर मैं उस राह पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं केवल पैसा नहीं भरोसा कमाना चाहता हूँ। अगर तुम सच में मेहनत करने को तैयार हो तो मेरे साथ गांव वालों के काम में लगो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन असली अमीरी वहीं मिलेगी। दोनों लोग पहले हंसे, बोले, तू बहुत भोला है रोहित, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रोहित के पीछे सैकड़ों गांव वाले खड़े हैं, तब उन्हें अपनी चाल बेकार लगी। उस रात बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तूने सही किया, याद रख, जो पैसे विश्वास के बिना आते हैं वे टिकते नहीं। असली अमीरी वही है जो दूसरों के भरोसे से खड़ी होती है। और यही 8वां पाठ है। रोहित ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि आज की परीक्षा और भी कठिन थी, क्योंकि यह केवल पैसों की नहीं, नियत की परख थी। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर विश्वास ही असली दौलत है तो अगली बार मुझे किस तरह की परख से गुजरना होगा। बाबा ने बस इतना कहा, अगली बार तू सीखेगा कि अमीरी का मतलब सिर्फ लेना नहीं बल्कि बांटना भी है। रोहित की आंखें चौड़ी हो गई। बांटना, क्या ये भी अमीरी का हिस्सा है? बाबा की बात, अमीर वही है जो बांटना जानता है, रोहित के दिल में चुभ गई। उसने सोचा, मैं तो अब तक बस कमाने और बचाने की सोचता रहा, अगर सब कुछ बांट दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। उस रात वह देर तक जागा रहा। उसके सामने रुपए का छोटा सा ढेर रखा था। वह सोचता रहा, ये पैसे कितने मुश्किल से जमा किए हैं, अगर इन्हें बांट दूंगा तो फिर से खाली हाथ हो जाऊंगा, और अगर नहीं बांटूंगा तो शायद वही गलती करूंगा जो लालचियों ने की। सुबह वह बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा ये पाठ सबसे कठिन है, मेहनत से कमाए पैसे को कोई क्यों बांटेगा, लोग तो अपने लिए ही जीते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सुन रोहित, 9वां नियम समझ ले, पैसे का असली सुख खर्च करने में नहीं, बांटने में है। जो केवल अपने लिए जमा करता है उसका दिल कभी नहीं भरता, लेकिन जो दूसरों के साथ बांटता है उसकी झोली हमेशा भरी रहती है। बाबा ने उसे एक छोटा सा काम दिया, जा इन पैसों में से थोड़ा हिस्सा उन लोगों को दे जो सबसे मुश्किल हालात में हैं, फिर लौटकर मुझे बता कि तुझे कैसा लगा। रोहित उलझन में था पर उसने बाबा की बात मान ली। गांव में एक बूढ़ा मजदूर था, उम्र हो गई थी, हाथ पांव अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे, फिर भी रोज खेतों में काम करता ताकि किसी तरह अपने घर का चूल्हा जला सके। रोहित ने चुपचाप उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए और कहा, चाचा ये मेरी तरफ से है, इसे किसी जरूरत पे खर्च कर लेना। बूढ़े मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, आज तो घर में खाना भी नहीं था। रोहित पहली बार अंदर से हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा मानो उसके दिल का बोझ उतर गया हो। उसने समझा, सचमुच पैसा सिर्फ अपने लिए रखने से खुशी नहीं मिलती,
जब किसी की आंखों में उम्मीद चमक उठती है तभी असली संतोष मिलता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव के कुछ लोग उसकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये लड़का अपने पैसे बांट रहा है, ऐसे तो ये खुद कंगाल हो जाएगा। कुछ तो ये भी कहने लगे ये दिखावा कर रहा है ताकि लोग इसे अच्छा समझे। रोहित का दिल दुखा। वह बाबा के पास लौटा और बोला, बाबा, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, क्या दूसरों की मदद करना भी गुनाह है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दुनिया हमेशा बोलती रहेगी, लेकिन तू ये समझ कि बांटना केवल रुपए देना नहीं है। अपना समय बांटना, अपनी सीख बांटना, अपना अनुभव बांटना, यही असली अमीरी है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन जो मुस्कान तू दूसरों को देता है वही तेरी अमीरी को स्थायी बनाती है। इन शब्दों ने रोहित का मन साफ कर दिया। उसने तय किया कि वह सिर्फ रुपये ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव भी दूसरों के साथ बांटेगा। अब वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। खेती बाड़ी में जो नई बातें सीखी थी वह किसानों को बताने लगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगा, किसानों की पैदावार बढ़ गई। गांव के लोग अब कहते, रोहित केवल पैसे वाला नहीं है, यह तो असली मायनों में अमीर है। उस रात बाबा ने आंखें बंद कर कहा, देख बेटा, यही 9वां पाठ है। बांटने से तू गरीब नहीं होता बल्कि और अमीर बनता है, क्योंकि पैसा तुझसे छिन सकता है पर लोगों का प्यार और भरोसा कभी नहीं। रोहित के मन में गहरी शांति उतर आई, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक और सवाल उभर आया। उसने सोचा, दे अगर बांटना ही अमीरी है तो फिर आखिरी पाठ में मुझे क्या सीखना होगा? क्या अभी भी कुछ बाकी है? बाबा ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, हाँ बेटा, आखिरी पाठ अभी बाकी है और वही सबसे कठिन है, क्योंकि यह तेरे दिल की असली परीक्षा लेगा। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, रोहित, अब तेरे सामने आखिरी पाठ है। ये सबसे कठिन है क्योंकि इसमें तुझे अपने दिल की परख देनी होगी। रोहित चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। बाबा बोले, 10वां नियम यह है, अमीरी का सबसे ऊंचा दर्जा है आजादी। पैसा, शोहरत, इज्जत सब बेकार है अगर तेरे दिल और दिमाग पे किसी और का कब्जा हो। अमीर वही है जो अपने फैसले खुद ले सके, अपने डर से आजाद हो सके और अपने मन का मालिक बन सके। यह सुनते ही रोहित को लगा कि पूरी जिंदगी की सारी बातें एक जगह आकर मिल गई हैं। पैसा कमाना, बचाना, सही जगह लगाना, संतुलन बनाना, बांटना, ये सब असल में उसी आजादी तक पहुंचने के रास्ते थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, बाबा, अब मुझे समझ आया कि असली अमीरी रुपयों की गिनती में नहीं बल्कि उस सुकून में है जो दिल को मिले। आज मैं सचमुच खुद को अमीर महसूस कर रहा हूँ। बाबा मुस्कुराए, यही तेरी मंजिल थी बेटा। तूने 10 पाठ पूरे किए और अब तेरी राह साफ है। अब जा, अपनी जिंदगी जी और दूसरों को भी यही राह दिखा। उस रात रोहित ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी और उसके दिल में पहली बार सच्चा सुकून उतर आया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, सारी परीक्षाएं, सब कुछ उसी पल का इंतजार कर रही थी।